फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रीय और विदेशी दोनों स्तर पर लड़ाई करके आगे निकल जाती है और भारत में अपनी सत्ता की स्थापना करती है। 1757 से लेकर के 1765 का जो कार्यकाल है, ये इतिहास का सबसे कॉम्प्लेक्स्ड काल है। सारे युद्ध इसी कार्यकाल में, निर्णायक युद्ध कह लीजिए, इसी कार्यकाल में हुए हैं और सारी निर्णायक संधियां इसी कार्यकाल से प्रारंभ होती हैं। इसीलिए पूरे कृत संकल्प के साथ इस क्लास को आगे बढ़ाया जा रहा है और कहते हैं कि जीत तब होती है जब ठान ली जाती है और हार तब होती है जब मान ली जाती है। और जमाना, कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अगर यही बात हम क्लाइव के बारे में लागू करेंगे, हमारी एक इच्छा है कि सारे गवर्नर जनरल कायदे से कवर किए जाएं और उसमें एक पड़ाव ये था कि कर्नाटक का महत्वपूर्ण युद्ध की कैसे कंपनी ने फ्रांसीसियों को हराया, डचों को हराया और भारतीय राजनीति में दक्षिण भारत से कैसे प्रवेश प्रारंभ किया, बंगाल में कैसे कब्जा किया, ये आपने देख ही लिया है कि षड्यंत्रों के माध्यम से, फिर कौशल के माध्यम से। तो कर्नाटक एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, कर्नाटक और हैदराबाद। इसका डिटेल सारे नवाबों के साथ नहीं हुआ था, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हमने सबसे पहले कर्नाटक के 3 युद्धों को और उसके बाद से आपका हमने गवर्नर जनरल की सीरीज प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कर्नाटक के युद्ध का कारण क्या था, उसके वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर क्या कारण थे, परिणाम क्या हुए, और दूसरा उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल और उनके कालखंडों में होने वाली घटनाएं कैसे एग्जाम को प्रभावित करती हैं और कैसे वहां से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे कर्नाटक का पहला युद्ध। उम्मीद है कि आप जो भी चीज़ आपके समझ में ना आए कमेंट करके आप पूछ लिया करिएगा, और क्लास अगर आपके समझ में आएगी तभी वो महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप एनसीईआरटी की बुक्स को अपना आधार बनाएंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगी। क्लास 11th एंड 12th की आधुनिक भारत की किताब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बेस होना चाहिए। फिर स्पेक्ट्रम है, बीएल ग्रोवर है। आप मेंस के लिए इन सब का आप सहयोग ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए भी ले सकते हैं। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको सॉर्ट आउट करना है। उसकी भी सीरीज हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएं। बड़ा काम है, समय लग रहा है, लेकिन कलेक्शंस वही कि एक प्रामाणिक हल आपके सामने प्रस्तुत किया जाए और उसमें टीम हमारा काम कर रही है। जैसे ही वो काम पूरा होता है, जल्दी ही हम आपको एक प्रामाणिक हल सभी विषयों का, और जब से प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ हुई तब से यूपीएससी, यूपीपीएससी, अदर पीएससी, एसएससी, सीजीएल, जहां से भी जनरल अवेयरनेस में भी अगर कोई क्वेश्चन मानविकी सब्जेक्ट से आए हैं और वो आपके काम के हैं तो वो कवर किए जाएंगे। और इसीलिए कहा गया है ना, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी तारीफ करो, क्योंकि मैंने एक दिया जलाया है हवाओं के खिलाफ। कठिन है, लेकिन सपने देखने वाले ही उसे पूरा करते हैं। ऐसा ही एक सपना देख करके भारत में एक अंग्रेज गवर्नर आया था जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। कहते हैं सपने देखा था डुप्ले ने, लेकिन उसे लागू किया क्लाइव ने। और क्लाइव को फिर क्या उपाधि मिली? बॉर्न इन हेवन जनरल, स्वर्ग में पैदा हुआ सेनापति। और उसने वास्तव में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। ये बात हम तब समझेंगे कि बंगाल 1757 में प्लासी के युद्ध से, षड्यंत्रों के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से, अभी तक हम जानते थे कि चाणक्य भारत के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ रहे हैं, लेकिन उस डिप्लोमेसी का प्रयोग पहली बार किसने किया है यूरोपियन हिस्ट्री में? किया तो पहली बार अगर पूछा जाए तो डुप्ले ने किया है। लेकिन डुप्ले को जिस कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए था, उस कार्य के लिए उसे आर्थिक दंड मिला, उस पर फाइन लगाया गया और वो अपने जीवन के अंतिम कार्यकालों में बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजरा, आर्थिक कठिनाइयों से गुजरा। फ्रांस और ब्रिटेन में एक अंतर था, दोनों राइवल्स थे, प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के, यूरोप में भी और भारत में भी। कर्नाटक और हैदराबाद दक्षिण भारत के 2 राज्य थे। हैदराबाद के अधीन ही कर्नाटक 6 प्रांतों में से एक प्रांत हुआ करता था। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ है उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो था वैश्विक और दूसरा कारण था क्षेत्रीय। वैश्विक कारण क्या है, आइए देख लेते हैं।
कर्नाटक के युद्ध के 3 मुख्य कारण थे। देयर वाज 3 रीजंस बिहाइंड द कर्नाटक बैटल। कर्नाटक युद्ध के 3 कारण थे। पहला कारण था यूरोप। यूरोप में ऑस्ट्रिया को लेकर के, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, सक्सेसरशिप बैटल इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक ऐसा राष्ट्र था जिसे हम बफर स्टेट कह सकते हैं। जब कहीं का राजा कमजोर होता है तो अपने मन मुताबिक राजा प्राप्त करने के लिए सदैव महाशक्तियां वहां सक्रिय हो जाया करती हैं। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के 1746 में, इन 1746 में, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे कि उत्तराधिकार में मेरा व्यक्ति राजा बनेगा, ब्रिटेन कहता था मेरा राजा बनेगा। ऐसी स्थिति में जो संघर्ष यूरोप में प्रारंभ हुआ वही संघर्ष भारत में भी प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि यूरोप में जहां वो दोनों लोग आपस में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं क्षेत्रीय स्तर पर भी उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। और तीसरा कारण क्या था? क्या संघर्ष था? अभी आगे स्पष्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के राजा के चुनाव को लेकर के फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में भारत में भी उत्तराधिकार को लेकर के हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में लड़ाई चल रही थी। कैसे चल रही थी यही आगे स्पष्ट करेंगे। तीसरा कारण है मोनोपोली ऑन ट्रेड, व्यापार में एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि फ्रांस की कंपनी को यहां से भगा दें और फ्रांस की कंपनी चाहती थी कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र पर, व्यापार पर कब्जा कर लें। तो ये 3 मुख्य कारण थे जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। और इन 3 युद्धों के कारण ही भारत की राजनीतिक दशा बदल रही थी। लॉर्ड क्लाइव एक महान जनरल बनकर के भारत आता है। कैरियर स्टार्ट इसने एक शॉपकीपर के रूप में प्रारंभ किया था 1742 के आसपास। लेकिन ये कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर में आ गया और थर्ड बैटल में इसने बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और इसके रोल प्ले करने के कारण ही इसे बंगाल का गवर्नर भी बनाएंगे। तो इस तरह से एक सामान्य राइटर के रूप में, शॉपकीपर के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट करने वाला क्लाइव बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने लगता है। कैसे? आइए देखते हैं। इसका जो तात्कालिक कारण था, इमीडिएट रीजन बिहाइंड दिस बैटल वाज बॉर्नेट। बॉर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को दक्षिण भारत में व्यापार करने से रोक दिया और उन्हें पकड़ लिया। अगर आपसे तात्कालिक कारण पूछा जाए परीक्षा में कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, व्हाट इज द इमीडिएट रीजन बिहाइंड, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन बिहाइंड द फर्स्ट कर्नाटिक बैटल, दैट वाज Barnett has captured some ships of फ्रेंच कंपनी। कुछ जहाज पकड़ लिए थे, व्यापारिक जहाज पकड़ लिए थे, ट्रेड शिप्स, जिसके कारण फ्रांस और ब्रिटेन अपने अपने शीर्ष अधिकारियों से अनुमति लेकर के भारत में संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं। तो पहला कारण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? बॉर्नेट कुछ अंग्रेजी जहाजों को पकड़ लेता है। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसियों का गवर्नर कौन था? कहते हैं कि तात्कालिक समय का सबसे बुद्धिमान, बहादुर और साहसी व्यक्ति था डुप्ले। और डुप्ले ने क्या किया कि मॉरिशस में ला बोर्डेनो एक सैन्य अधिकारी था, ला बोर्डेनो से मदद मांगी कि हमारे जहाजों को जबरदस्ती अंग्रेजी अधिकारी बॉर्नेट कैप्चर कर लिया है, इसलिए मुझे सैन्य सहायता दीजिए। कहते हैं मॉरिशस से ला बोर्डेनो डुप्ले की सहायता करने के लिए आता है और दोनों मद्रास जीत लेते हैं, बोथ कैप्चर्ड मद्रास। इसका आधुनिक नाम क्या है? चेन्नई। आज का चेन्नई कल का मद्रास हुआ करता था। मद्रास जीत लिया, लेकिन कहते हैं कि क्लाइव ने ला बोर्डेनो को ब्राइब पेशकश की, घूस दिया
और कहा आप पैसा लेकर के मॉरिशस वापस चले जाइए। इसलिए मद्रास पर कब्जे को लेकर के डुप्ले और ला बोर्डेने के बीच मतभेद था। कहते हैं ब्राइब लेकर के ला बोर्डेनो वापस मॉरिशस चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी डुप्ले अटैक करता है और मद्रास पर कब्जा कर लेता है और क्लाइव को अरेस्ट कर लेता है। ऐसी स्थिति में एक भारतीय राजा है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन आता है। अनवरुद्दीन किसका लड़का है? अनवरुद्दीन लड़का है निजामुल मुल्क का, जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी, आसफ जहां निजामुल मुल्क। अनवरुद्दीन आता है लॉर्ड क्लाइव से मिलने और कहता है जनाब, मुझे नवाब बनने में आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं फ्रांसीसियों को सबक सिखा दूंगा। यह एक आश्चर्यजनक स्थिति थी कि जहां अंग्रेज फ्रांसीसियों के सामने युद्ध हार रहे थे, वहीं पे अनवरुद्दीन अंग्रेजों से अपने नवाब बनने के लिए सहायता मांग रहा था। अनवरुद्दीन आता है, सहायता मांगता है कि अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो हम फ्रांसीसियों के विरुद्ध आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि अनवरुद्दीन आकर के भारत में अंग्रेजों से सहायता मांगता है और लॉर्ड क्लाइव जेल में बंद है। इसे भारतीय राजाओं की मूर्खता कहें या अदूरदृष्टिता कहें कि जिसे परास्त कर दिया है फ्रांसीसियों ने, उस पराजित जनरल से सहायता मांगने अनवरुद्दीन गया है। इसलिए परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा गया है कि सेंट थोमे का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो अड्यार नदी के किनारे लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था? क्योंकि 10,000 सेना लेकर के हैदराबाद का नवाब अनवरुद्दीन चला जाता है कहां? सहायता करने लॉर्ड क्लाइव की, और पैराडाइज नाम का एक फ्रांसीसी अधिकारी मात्र 700 सैनिकों के साथ इन 10,000 सैनिकों को बुरी तरह से परास्त करता है। इस युद्ध का नाम है सेंट थोमे का युद्ध, द बैटल ऑफ सेंट थोमे। सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे के युद्ध में परास्त करता है। इसका प्राचीन इतिहास में यह महत्व है, गोंडोनो फर्नांडीज के कार्यकाल में एक ईसाई भारत में धर्म प्रचार करने के लिए आया था, जिसका नाम था सेंट थॉमस, और उसकी भारत में हत्या कर दी गई थी इसी अड्यार नदी के किनारे। बाद में जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने एक बस्ती सेंट थोमे में बसाई, इसी का नाम था सेंट थोमे। इसीलिए सेंट थॉमस आपसे पूछा जाता है कि सेंट थोमे का युद्ध कहां हुआ था? अड्यार नदी के किनारे। क्यों हुआ था? क्योंकि अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया था, और कम सेना लेकर के भी अधिक भारतीयों को परास्त करने का श्रेय पैराडाइज को जाता है, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था या सेनापति था। तो पहली बार भारतीयों की कमजोरी सामने आई कि ये संख्या में चाहे जितना ज्यादा हो, इनके पास स्किल नहीं है। दे वर नॉट वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड एंड वेल पेड मिलिट्री। इनके पास अच्छी प्रशिक्षित आधुनिक हथियार और कुशल सैनिक नहीं हैं। ये बात सामने आ गई थी। इसीलिए सेंट थोमे का युद्ध आपसे बार बार इतिहास में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर रीजन पूछा जाए तो देयर वाज 3 रीजन्स बिहाइंड द सक्सेसरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया, सक्सेसरशिप ऑफ इन इंडियन कॉन्टिनेंट, हैदराबाद एंड कर्नाटका, एंड मोनोपोली इन ट्रेड। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, भारत में उत्तराधिकार और व्यापार में एकाधिकार, ये 3 मुख्य कारण थे। तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था बॉर्नेट नामक एक अंग्रेज सेनापति ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया था, और जिसके कारण डुप्ले ने, ला बोर्डेनो मॉरिशस का सेनापति था, इसको बुला करके मद्रास पर कब्जा कर लेता है। क्लाइव को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे में अनवरुद्दीन क्लाइव से अपने नवाब बनने की सहायता के लिए आता है, और सहायता प्राप्त करने के लिए वो फ्रांसीसियों से लड़ जाता है। इसी लड़ाई का नाम सेंट थोमे का युद्ध है, अड्यार नदी के किनारे है। सेंट थॉमस का नाम हमने बता दिया है कि गोंडो फर्नांडीज के कार्यकाल में एक अंग्रेज धर्म प्रचारक भारत आया था, जिसकी याद में सेंट थोमे की बस्ती बसाई गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ये अड्यार नदी के किनारे है। कहते हैं कि इस युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से फ्रांसीसियों से पराजित होते हैं। इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स बैडली डिफीटेड बाई फ्रेंच गवर्नर डुप्ले।
लेकिन दिक्कत क्या है, ये युद्ध का दो कारण है, एक तो भारत में उत्तराधिकार का संघर्ष, दूसरा यूरोप में उत्तराधिकार का संघर्ष। और एक्स ला सैपल की संधि होती है 1748 में यूरोप में। एक्स ला सैपल, एक्स ला सैपल 1748 में यूरोप में संधि होती है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के फैसला हो जाता है। यूरोप में युद्ध विराम होता है और वहां के राजा ये अनुमति देते हैं कि भारत में भी युद्ध विराम हो जाना चाहिए और सभी को एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र बिना शर्त वापस कर देना चाहिए। ऑल द कैप्चर्ड एरिया बाय ईच पार्टी शुड बी टर्न बैक टू ईच अदर विदाउट एनी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। बिना किसी शर्त के, सेवा शर्तों के ही जीते हुए क्षेत्र वापस कर देने चाहिए। इस तरह से एक्स ला सैपल की संधि के माध्यम से युद्ध विराम होता है और इस युद्ध विराम का परिणाम यह होता है कि पहली बार दक्षिण भारत में अंग्रेजों को एक सशक्त चुनौती मिलती है। पहली बार दक्षिण भारत में किसी दूसरी यूरोपीय शक्ति का एहसास होता है। बात समझ पा रहे हैं? ये आपस का संघर्ष है जहां यूरोप आपस में टकरा रहा है। मद्रास पर कब्जा, मद्रास पर कब्जा का मतलब था एक बंदरगाह पर कब्जा, व्यापार के केंद्र पर कब्जा। जिसका व्यापार पर कब्जा उसका सिक्का, जिसका सिक्का उसका राज्य। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध चल रहा है। इसमें दो कथानक हैं, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष, भारत में हैदराबाद के नवाब हैं, सॉरी कर्नाटक के नवाब हैं, क्या नाम है उनका, अनवरुद्दीन। ठीक है, तो इस तरह से कर्नाटक और हैदराबाद के दो नवाब हैं जिनके बारे में ये लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, तो आइए हम लोग, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस पर बगैर किसी निर्णय के अनवरुद्दीन परास्त हो जाता है और परास्त होने के बाद वो फिर शरण में जाता है कहाँ, लॉर्ड क्लाइव के, कि मैंने आपके कारण, मेरी धुनाई हुई है, मुझे ज़्यादा मार पड़ी है, इसलिए आप मुझे नवाब बनने में मदद कीजिए। आइए, एक ही साल बाद पुनः दूसरा युद्ध शुरू होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कर्नाटक का दूसरा युद्ध। अब कर्नाटक का दूसरा युद्ध में दो क्षेत्र हैं, हैदराबाद और कर्नाटक। ये फाइंड आउट कर लीजिएगा। हैदराबाद के युद्ध में, सॉरी, कर्नाटक के दूसरे युद्ध का जो मुख्य कारण था वो भारतीय क्षेत्र था। अब यूरोप में लड़ाई नहीं चल रही है लेकिन भारत में चल रही है, और जब भारत में लड़ाई चल रही है तो भारत का उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर के जो एक दूसरे के पक्ष में लड़ाई हुई थी वो लड़ाई अब पुनः मुखर होने लगी थी। आइए देखते हैं। हैदराबाद की स्थापना आपको पता ही है किसने किया था, निजामुल मुल्क, जिनकी उपाधि थी आसफ जहां। निजामुल मुल्क की 1748 में मृत्यु हो जाती है, ही डाइड। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, नासिर जंग की, सॉरी, आसफ जहां की या निजामुल मुल्क की, निजामुल मुल्क याद रखिएगा, आसफ जहां उनकी उपाधि है। तो निजामुल मुल्क की जब मृत्यु हो जाती है तो कर्नाटक में नासिर जंग, इनका लड़का है, नासिर जंग अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन ग्रैंड सन ऑफ आसफ जहां, आसफ जहां का पौत्र मुजफ्फर जंग, नासिर जंग को अपना राजा मानने से मना कर देता है। दो नाम याद करिएगा, निजामुल मुल्क हैदराबाद के नवाब जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की, 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 21 मई 1748 को। और इनका लड़का है नासिर जंग जो अपने आप को नवाब घोषित कर देता है। लेकिन ग्रैंड सन, उन्हीं का पौत्र मुजफ्फर जंग, नासिर जंग को अपना ही नवाब मानने से मना कर देता है, वो अपने आप को नवाब घोषित कर देता है। तो घर की लड़ाई चल रही है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी खत्म था। जब घर में दूसरे हस्तक्षेप करने लगे तो घर का भविष्य सदैव दांव पर लग जाता है। याद रखिएगा, मतभेद चाहे जितने हों, चाणक्य महान सिर्फ इसलिए हैं कि उन्होंने कभी भी किसी के भी पतन में किसी विदेशी सत्ता की सहायता की खोज नहीं की। धनानंद ने उन्हें अपमानित किया, साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। इसलिए कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चाणक्य ने किसकी सहायता से धनानंद का अंत किया, तो स्थानीय जनता के सहयोग से। और कहां के व्यक्ति को राजा बनाया, मगध के ही व्यक्ति को, गुलाम व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को राजा बनाया।
चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम व्यक्ति था, समाज का गुलाम था, ही वॉज अ स्लेव। उसे खरीद करके प्रशिक्षित किया और उसमें वो एनर्जी डाली कि वो भविष्य में भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट बना। राजधानी तेहरान तक जाती थी, 4 राज्य दहेज में मिले। और यहां क्या हो रहा है, यहां आपस के संघर्ष को बाहर ले जाया जा रहा है कि आप मेरी सहायता करिए, मैं राजा नहीं बन पा रहा हूं, आप मुझे राजा मानिए। उत्तराधिकार के संघर्ष में, व्यक्तिगत ताकत में जब बाहरी ताकतें इस्तेमाल होती हैं तो सदैव अपने फायदे के लिए रास्ता निकाल ही लेती हैं। समझ पा रहे हैं आप? और जैसे ही तीसरी शक्ति इन्वॉल्व होगी तो दो धड़े में बढ़ जाएंगे, एक तरफ फ्रांस आ जाता है और दूसरी तरफ ब्रिटेन आ जाता है। कौन किसकी तरफ से है याद रखिएगा, हैदराबाद, निजामुल मुल्क, मृत्यु उनका लड़का नासिर जंग, उनका पौत्र ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग। नासिर जंग को नवाब मानने से मना कर देता है, तो नासिर जंग का सपोर्ट कौन करेगा, ब्रिटेन करेगा, और मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कौन करेगा, फ्रांसीसी करेंगे। और यही दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण बन जाएगा। दूसरी तरफ एक और लड़ाई शुरू होगी, अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब है, और कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन, तो उसका बहनोई है सन इन लॉ चंदा साहब, वो भी महत्वाकांक्षी है। तो वो क्या कर रहा है, चंदा साहब का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे हैं। अनवरुद्दीन चूंकि सेंट थोमे के युद्ध में अंग्रेजों के कारण परास्त हो गया था, तो उसका समर्थन ब्रिटेन के लोग कर रहे हैं। बात आप समझ पा रहे हैं? तो दो धड़ा बनाइएगा, एक तरफ हैदराबाद, निजामुल मुल्क, उनका लड़का है नासिर जंग, नासिर जंग का समर्थन करते हैं ब्रिटेन के लोग। इसी निजामुल मुल्क का तीसरा बड़ा लड़का है, पौत्र है जिसका नाम है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग का समर्थन करते हैं फ्रांसीसी। तो ये तो हैदराबाद की तस्वीर साफ हो गई। अब आप एक रेखा चित्र बनाएंगे, किधर फ्रांसीसी और ब्रिटेन किसका किसका समर्थन करते हैं। अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब, सेंट थोमे के युद्ध में परास्त हुआ, चंदा साहब जिसका समर्थन फ्रांसीसी करते हैं। बात समझ गए आप? आपके समझ में ये बात आ गई कि एक तरफ आप हैदराबाद, वहां दो राइवल्स नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग को ब्रिटेन सहायता दे रहा है, मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी सहायता दे रहे हैं। दूसरी तरफ कर्नाटक, अनवरुद्दीन, उसी का बहनोई चंदा साहब, अनवरुद्दीन की सहायता ब्रिटेन कर रहा है और चंदा साहब की सहायता फ्रांसीसी कर रहे हैं। इतनी तस्वीर साफ हो गई। और जैसे ही तस्वीर साफ होगी, आइए देखते हैं। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में लड़ाई प्रारंभ हो जाती है और कहते हैं कि 1749 में, इधर हम लोग पहले कर्नाटक समझ लेते हैं। डुप्ले भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला विदेशी गवर्नर था। इसने संधियां कर ली, भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। इसी की नकल देख करके पहली बार 1746 में अंग्रेजों ने भारतीयों की एक सेना बनाई। अगर आपसे पूछा जाए ये प्रश्न कि पहली बार भारतीयों को सेना में भर्ती करने की नीति किसकी है, तो फ्रांसीसियों की। अंग्रेजों ने कब, जब फ्रांसीसियों ने प्रारंभ कर दिया उसके बाद 1746, याद रखिएगा। ठीक है, तो कर्नाटक का पहले देख लेते हैं। कर्नाटक में डुप्ले ने चंदा साहब का समर्थन कर दिया और उन्हें दक्षिण का सूबेदार या नवाब घोषित कर दिया। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले अनाउंस्ड चंदा साहब एज अ सूबेदार ऑफ डेक्कन या कर्नाटक। तो कर्नाटक का सूबेदार जब उसने चंदा साहब को घोषित कर दिया, तो अनवरुद्दीन ब्रिटेन के पास जाएगा, और जब ब्रिटेन के पास जाएगा एक बैटल होगी जिसका नाम होगा अंबूर का युद्ध, बैटल ऑफ अंबूर। इसे अंबूर का युद्ध कहते हैं। ये पीसीएस 2018 में प्रश्न भी पूछा गया कि अंबूर का युद्ध कब हुआ था। तो 1749 में अंबूर के युद्ध में मुजफ्फर जंग और चंदा साहब फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना के साथ अनवरुद्दीन को परास्त करते हैं और मार डालते हैं। मुजफ्फर जंग कहां का, हैदराबाद। चंदा साहब कहां के, कर्नाटक। इन दोनों की संयुक्त सेना प्लस फ्रांसीसी डुप्ले, इन तीनों की संयुक्त सेना ने बैटल ऑफ अंबूर में किसे परास्त कर दिया, अनवरुद्दीन को, और अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई एंड अनवरुद्दीन वाज किल्ड। बात आप समझ पा रहे हैं?
अनवरुद्दीन जिसका समर्थन ब्रिटेन कर रहा था, उसे अंबूर के युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब की संयुक्त सेना ने परास्त कर दिया 1749 में, 1749 में। कुछ डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। बैटल ऑफ अंबूर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टर्निंग बैटल। इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थक राजा मारा गया, और जब मारा गया तो यहां अनवरुद्दीन का लड़का है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और मोहम्मद अली भाग करके त्रिचनापल्ली में शरण लेता है। दक्षिण भारत का एक स्टेट है तमिलनाडु में, त्रिचनापल्ली स्थान। त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली शरण लेता है। मोहम्मद अली टुक द शेल्टर इन त्रिचनापल्ली। यहां तक बात समझ में आ रही है? अनवरुद्दीन बैटल ऑफ अंबूर में मारा गया, उसका लड़का मोहम्मद अली भाग करके त्रिचनापल्ली में शरण ले लेता है। अंग्रेज अब देख रहे थे कि डुप्ले आगे की पॉलिटिक्स खेल रहा है। वो हैदराबाद कर्नाटक दोनों को संयुक्त करके अपनी थोड़ी सी सहायता करके भारतीय राजनीति में सीधा हस्तक्षेप कर रहा है। तो अंग्रेज चुपचाप बैठते? इट वॉज नॉट पॉसिबल। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का समर्थन कर दिया और उसे अगला नवाब घोषित कर दिया कर्नाटक का। जो सीट वैकेंट थी, एक बार फिर से उस पर प्रतीकात्मक रूप से किसको मान लिया गया? मोहम्मद अली को। यहां तक बात क्लियर आ रही है? आइए इधर देखते हैं हैदराबाद में क्या हुआ। एक और घेराबंदी अब अंग्रेजों ने शुरू की। अंग्रेजों ने शुरू किया तो किसके समर्थन में? नासिर जंग के। लेकिन कहते हैं कि नासिर जंग की ही 1750 में हत्या कर दी जाती है। नासिर जंग वाज आल्सो किल्ड इन 1750। नासिर जंग की भी 1750 में हत्या कर दी जाती है। क्लियर? ब्रिटेन दो जगह से वैकेंट हो गया, कर्नाटक से भी और हैदराबाद से भी। हैदराबाद में क्या फिनोमिना चेंज हो रहा है, याद रखिएगा। हैदराबाद में फिनोमिना यह चल रहा है कि जो ब्रिटेन समर्थक थे वो क्या हो जाएंगे? परास्त हो जाएंगे और उनकी हत्या हो जाएगी। मुजफ्फरजंग निर्विवाद हैदराबाद का नवाब हो जाएगा। फ्रांसीसी निर्णायक पोजीशन में, कर्नाटक हैदराबाद दोनों में कर्नाटक के दूसरे युद्ध में आगे आ गए हैं। अभी दूसरा युद्ध खत्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा, लेकिन फ्रांसीसी फ्रंट पर हैं, आगे आगे चल रहे हैं। क्लियर? इस तरह से नासिर जंग मार दिया गया। इधर अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मार दिया गया। तो ब्रिटेन समर्थक पूरी तरह से परास्त हो रहे हैं। और हो क्या गया? बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में एक सैन्य टुकड़ी रख दी गई। ठीक? और यहीं पर आप देख रहे हैं कि निजामुल मुल्क का तीसरा सबसे बड़ा जो ग्रैंड सन है, सलामत जंग, सलामत जंग को ब्रिटेन का समर्थन मिल गया है। वहां मोहम्मद अली, यहां सलामत जंग। अर्थात द्वंद्व अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। उधर मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली में शरण लिए हुए हैं, यहां सलामत जंग को क्या बना दिया गया है? नवाब घोषित कर दिया गया है। ठीक है? और बुशी की सेना रख दी गई हैदराबाद में। सॉरी, याद रखिएगा, सलामत जंग को नवाब घोषित कर दिया गया है। सलामत जंग को नवाब घोषित कर दिया गया है। कहां का? हैदराबाद का। और बुस्सी के नेतृत्व में वहां एक सैन्य टुकड़ी रख दी गई है। बात आपके समझ में आ रही है? फिर से मैं समझा देता हूं। नासिर जंग की 1750 में मृत्यु हो जाती है। सलामत जंग, ये तीसरे बड़े लड़के थे, तीसरे बड़े ग्रैंड सन थे किसके? निजामुल मुल्क के। और सलामत जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया जाता है। बुस्सी के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी हैदराबाद में रख दी जाती है और हैदराबाद में एक अंग्रेज रेजिडेंट, सॉरी फ्रांसीसी रेजिडेंट रख दिया जाता है। तो बुस्सी हैदराबाद में बैठ गया, सेना लेकर के बैठ गया। तो किसी की हिम्मत है हैदराबाद में कोई कुछ कर पाएगा? तो फ्रांसीसी निर्णायक पोजीशन में कहां है? हैदराबाद। कर्नाटक में चंदा साहब नवाब घोषित हो गए हैं। मोहम्मद अली भाग करके त्रिचनापल्ली में शरण लिए हुए हैं, इसलिए निर्णायक पोजीशन में कौन है? चंदा साहब। त्रिचनापल्ली का घेरा डाल के कौन बैठा हुआ है? चंदा साहब और फ्रांसीसी। पूरी स्थिति साफ हो गई। और इसे स्पष्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं।
ऐसे देखेंगे, हैदराबाद, नासिर जंग, ये मार दिए गए 1750 में, और सलामत जंग क्या कर दिए गए, नवाब बना दिए गए। इन्होंने बुस्सी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी को हैदराबाद में अनुमति दे दी, क्लियर, और उत्तरी सरकार के जिले दे दिए डुप्ले को, अब इतनी गवर्नर घोषित कर दिया, ठीक है। लड़ाई को लेकर के खर्चे बढ़ रहे थे, डुप्ले और सहायता की आवश्यकता की मांग कर रहा था, लेकिन फ्रांस के अधिकारियों ने उसकी सहायता नहीं की। ऐसे में एक संधि होती है जिसे पांडिचेरी की संधि बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, जनवरी 1755 में, और इस संधि के माध्यम से युद्ध विराम हो जाता है। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध या द्वितीय बैटल ऑफ कर्नाटका बगैर किसी निर्णायक पोजीशन पर पहुंचे ही युद्ध विराम घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से दबाव शिफ्ट हो रहा था, दोनों तरफ से खर्चे बढ़ रहे थे। जहां ब्रिटेन को सहायता मिल रही थी, वहीं फ्रांसीसी यह सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे, और उसका कारण क्या था कि इस युद्ध के लिए डुप्ले और ला बोर्डेने को दोषी मान लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ला बोर्डेनो को जेल भेज दिया गया और डुप्ले पर कैपिटल पनिशमेंट लगाया गया, आर्थिक रूप से उसे दंडित किया गया, सारे धन उसके छीने गए, बहुत बुरी स्थितियों में उसका जीवन जो है व्यतीत हुआ लास्ट में। तो जिस युद्ध में निर्णायक पोजीशन में डुप्ले था और उसी की नीतियों को लागू करके क्लाइव भारत का सबसे महान गवर्नर जनरल साबित हुआ, गवर्नर साबित हुआ, उन्हीं नीतियों के लिए डुप्ले क्या हो गया, दंडित किया गया। इस तरह से ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी के माध्यम से द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन होता है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि फ्रांसीसी निर्णायक पोजीशन में है। क्यों? चंदा साहब नवाब इधर, सलामत जंग नवाब इधर, बुस्सी हैदराबाद में अपनी सेना लेकर के बैठा हुआ है। हैदराबाद में किसकी चल रही है? फ्रांसीसियों की चल रही है। कर्नाटक में किसकी चल रही है? चंदा साहब की चल रही है। ब्रिटेन कहीं पर भी निर्णायक पोजीशन में नहीं है। बात यहां तक आपको समझ में आ रही है? आइए तीसरा देखते हैं। ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी लिख लीजिएगा 1755, और इसी के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था कि यूरोप में पुनः सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 7 ईयर बैटल स्टार्टेड इन यूरोप। और जब सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तो जब यूरोप में युद्ध प्रारंभ होगा तो अपने आप भारत में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो पहला बड़ा कारण क्या था? यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। अमेरिकी उपनिवेश को लेकर के भी लड़ाई चल रही है। 1750 के बाद से अमेरिका में आंदोलन तेज हो गए थे। ब्रिटेन और फ्रांस अपने अपने आधिपत्य को लेकर के भी वहां संघर्ष कर रहे थे। 1775 में अमेरिका को स्वतंत्रता की घोषणा हो जाएगी। 1783 में वहां का संविधान निर्माण शुरू होगा, 87 में लागू हो जाएगा। इस तरह से यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। और यहां क्या सेकेंड बैटल में क्या हुआ था? डुप्ले को वापस बुला लिया गया था। गोडेहू को नया गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था। और जब पांडिचेरी की ट्रीटी हो गई तो काउंट डी लाली को भेजा गया। और गोडेहू ने पांडिचेरी की संधि में सबसे बड़ी गलती क्या थी? जिस मद्रास पर कब्जा था फ्रांसीसियों का, उसे अंग्रेजों को वापस कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती की उसने। और जब वापस कर दिया तो कहते हैं कि काउंट डी लाली को बुलाया गया 1758 में, और इसने पहुंचते ही फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया। मद्रास और पांडिचेरी के मध्य में पड़ता है। फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया। इसने मद्रास को भी जीतने की असफल कोशिश किया, तंजौर को भी जीतने की असफल कोशिश की,
लेकिन ये जीत पाने में सफल नहीं रहा। इस तरह से तंजौर और मद्रास दोनों को जीतने की असफल कोशिश करता है और उसके बाद ये आत्महत्या करने वाला कदम उठा लेता है। हैदराबाद में कौन बैठा है? बुस्सी, अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर के। और जब सैन्य टुकड़ी लेकर के बैठा है बुस्सी, तो बुस्सी क्या करता है? बुस्सी को काउंट डिलाली वापस बुला लेता है कि आइए पहले इधर निपटते हैं, बाद में हैदराबाद संभालिएगा। और कहते हैं कि यह काउंट डिलाली की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। इट वॉज द ग्रेट हिस्टोरिकल मिस्टेक मेड बाई काउंट डिलाली। काउंट डिलाली ने यहां आकर के आत्महत्या कर लिया। बुस्सी को इसने वापस बुला लिया हैदराबाद से कि आइए इधर। क्यों बुलाने का कारण क्या था? क्योंकि त्रिचनापल्ली पर अंग्रेज, त्रिचनापल्ली में कौन भगा हुआ है? त्रिचनापल्ली में भगा हुआ है मोहम्मद अली। चंदा साहब अपनी सेना लेकर के उसको घेरे हुए हैं। क्लाइव ने कई बार कोशिश किया कि त्रिचनापल्ली से मोहम्मद अली को छुड़ा लिया जाए, लेकिन वह ऐसा कर पाने में सफल नहीं रहा। उसने सीधा कर्नाटक की राजधानी आरकॉट पर हमला बोल दिया, और जब हमला बोल दिया तो उसने कर्नाटक की राजधानी आरकॉट पर कब्जा भी कर लिया। राजधानी हाथ से गई तो राजा सुरक्षित करके क्या करिएगा? आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। किस चीज को यूक्रेन बचाने में अभी तक सफल है? अपनी राजधानी कीव को। अगर कीव उसके हाथ से निकल जाए तो यूक्रेन कल युद्ध में हारा मान लिया जाएगा। इसलिए राजधानी पर कब्जा किसने कर लिया? लॉर्ड क्लाइव ने। और जब लॉर्ड क्लाइव ने राजधानी पर कब्जा कर लिया तो कहते हैं कि 1761 में पांडिचेरी का भी 8 महीने का घेरा डालने के बाद कब्जा कर लिया गया। पांडिचेरी हाथ से चला गया, मद्रास हाथ से चला गया, आरकाट हाथ से चला गया। और कहते हैं उसी आरकाट को बचाने के लिए इसने किसको बुला लिया? बुस्सी को बुला लिया। हैदराबाद भी हाथ से चला गया। और बुरी तरह से वांडीवास के युद्ध में 1760 में आयरकूट के नेतृत्व में, इन द लीडरशिप ऑफ आयरकूट, अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से फ्रांसीसियों को वांडीवास नामक स्थान पर बुरी तरह से परास्त कर दिया। 1760। इसीलिए पूछते हैं 1759 बेदारा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदारा, जिसमें डच पराजित होते हैं। किससे? अंग्रेजों से। और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित होते हैं आयरकूट अर्थात ब्रिटिश सेनापति से, अंग्रेजों से। उसके पहले जनरल पिकॉक ने कई बार तंजौर और मद्रास में इनको दौड़ा दौड़ा के मारा है। किसको? फ्रांसीसियों को। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि किसने कई बार पराजित किया, तो ब्रिटिश सेनापति पिकॉक। और किसने निर्णायक रूप से पराजित किया? तो आयरकूट ने वांडीवास के युद्ध। क्लियर? यहां 1761 तक आते आते फ्रांसीसी बैकफुट पे थे, पूरी तरह से अपने सारे क्षेत्र हार चुके थे। और ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू, पेरिस की संधि के अनुसार, ऐसी एक ट्रीटी ऑफ पेरिस कहां होगी? अमेरिका में भी। ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत अमेरिका में शांति की स्थापना होगी। वहां भी फ्रांस और ब्रिटेन ही लड़ रहे हैं आपस में। और एक पेरिस की संधि यहां यूरोप में हो रही है। यहां भी सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है और इसकी समाप्ति होती है 1763 में पेरिस की संधि के साथ। और जैसे ही पेरिस की संधि तय होती है तो इसमें क्या तय किया जाता है? एक, कि दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर देंगे। बोथ विल टर्न बैक द कैप्चर्ड एरिया टू ईच अदर। एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या ब्रिटेन ने ऐसा किया? यस, किया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बट सम रिस्ट्रिक्शंस, आफ्टर सम रिस्ट्रिक्शंस। और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या थे? वो रिस्ट्रिक्शंस ये था कि अब फ्रांसीसी पांडिचेरी में कोई किलेबंदी नहीं करेंगे। दे विल नॉट बी परमिटेड फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्टिफिकेशन। वो दूसरे राज्यों से बगैर अंग्रेजों को बताए संधि वार्ता नहीं करेंगे, अपनी सेना का विस्तार नहीं करेंगे। तो इस तरह से फ्रांसीसी भारत में केवल एक राजनीतिक शक्ति बनकर के रह गए, या केवल व्यापारिक शक्ति बनकर के रह गए। इनका राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में भारत से विदाई हो गई। वो केवल भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति उनको मिली,
उन्हें भारत में राजनीतिक और सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कोई भी शक्ति उनसे छीन ली गई। ये था कर्नाटक के युद्ध का अंत। पहले में एक्सला-सैपल की संधि, दूसरे में पांडिचेरी की संधि और तीसरे में पेरिस की संधि। एक्सला-सैपल की संधि 1748, पांडिचेरी की संधि 1755, पेरिस की संधि 1763। बात आपके समझ में आ गई? अनवरुद्दीन, नासिर जंग, सलामत जंग, मोहम्मद अली, इन्हीं के चारों तरफ घूमता हुआ ये सारा युद्ध। काउंट डिलैली, डुप्ले, गोडेहू, लाबुर्डेनो, इनके आसपास घूमता हुआ फ्रांसीसी नृत्य, और इन्हीं को आपस में जोड़ करके हम एक रेखा चित्र बना लें तो आसानी से ये सबसे कॉम्प्लेक्स एरिया आपके समझ में बात आ जाती है कि कैसे कर्नाटक और हैदराबाद आपसी विवादों के कारण बाहर के लोगों से सहायता मांगा और बाद में लाभ किसका हुआ? बाहर के लोगों का। जिस पर वो खुद राजा बनना चाहते थे वही क्षेत्र किसके अधीन आ गया? ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया। बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से जहां इन लोगों ने दूसरों की मदद मांगी वहीं इनको पराजय नसीब हुआ। तो मूल्यांकन कर लेते हैं कि फ्रांस के पराजय का कारण क्या था। एक राजनीतिक कारण था कि उसे सपोर्ट नहीं मिला डुप्ले को। जिन नीतियों को लागू करके क्लाइव महान बन गया उन्हीं नीतियों में अपने उच्च अधिकारियों का उसे सपोर्ट नहीं मिला। दूसरा, लाल फीताशाही, निर्णय लेने में बहुत देरी हुई। गोडेहू आकर के अंग्रेजी आधिपत्य को जीतने के बावजूद हार में बदल देता है और काउंट डिलाली बाद में स्वीकार करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक अंग्रेज अपनी किलेबंदी कर चुके थे और अपनी गलतियों से सबक ले चुके थे। क्लियर? और तीसरा कारण एक माना जाता है कि फ्रांसीसियों को मॉरिशस नामक एक सामरिक स्थान मिल गया था, उनका भारत में रुचि भी कम हो गई थी। एक और कारण आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक में पराजय के कारण फ्रांसीसियों के ये थे। लईक अहमद साहब ये लिखते हैं कि अंग्रेज फ्रांसीसियों से ज्यादा ताकतवर थे। अगर ताकतवर थे तो पहले और दूसरे कर्नाटक युद्ध में वो पराजय की स्थिति में क्यों थे? तो ये एक प्रश्न है, लेकिन हमें किसी पर टिप्पणी करने से बेहतर है कि हमको ये मान करके चलना पड़ेगा कि कूटनीतिक रूप से अंग्रेज फ्रांसीसियों पर भारी पड़े और नेतृत्व के रूप में क्लाइव ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की, जिसके कारण उसे दोबारा फिर बंगाल का गवर्नर बना करके वापस बुलाया गया था। यहां बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं